स्टार्ट करते हैं जी। जो आज का हमारा टॉपिक है, विज़न होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप अपने विज़न को पैशन नहीं बनाते वो कंप्लीशन के फेज़ में ही रहता है। हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाएंगे, आपने अपने आप को कंपेयर करना होता है। कभी आप अपने से नीचे वाले के साथ कंपेयर करते हैं, कभी आप अपने से ऊपर वाले के साथ कंपेयर करते हैं। मेरी ज़ाती राय में जब आपको आजिज़ी चाहिए होती है तो आप निचले वाले के साथ कंपेयर करते हैं। जब आप अल्लाह ताला की रहमत मांगते हैं तो ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं। आप कभी भी ये नहीं कहते कि या अल्लाह मुझे कम दे, आप हमेशा ज़्यादा मांगते हैं। लेकिन जब आप आजिज़ी मांगते हैं तो आप हमेशा ज़्यादा मांगते हैं कि या अल्लाह मुझे ज़्यादा फर्मा बरदार बना दे। अब चूँकि हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, हम कहाँ थे, फिर वही सवाल, हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करे, लेविश लाइफ गुजारे। अब हम जो बात कर रहे हैं वो मुल्की सतह पे भी है और ज़ाती सतह पर भी है। फैक्टर्स ऊपर ये रहेंगे कि हमेशा अल्लाह और उसके हबीब की मदद चाहिए है और आपकी नीयत ठीक हो। उसके बाद फिर मैंने ये किया, क्योंकि जब तक अल्लाह और उसके हबीब की मदद नहीं होती, आपकी नीयत सही नहीं होती, तब तक ना ही तो आप उस मिशन को अचीव कर सकते हैं और ना ही तब तक अल्लाह ताला की मदद आती है आपके साथ। अब हम क्या क्राइसिस में हैं? क्या हम इससे बेहतर थे या क्या हम इससे बेहतर हो सकते हैं? आप अपने आप को इम्प्रूव, पाकिस्तान अपने आप को इम्प्रूव, पाकिस्तान कहाँ जाना चाहता है? हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाएं। हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करें। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कम करें। हम ये चाहते हैं कि हम जितनी भी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को जॉब्स मिलें, क्योंकि ये हमें पता है कि हमारी अगर 20 करोड़ की आवाम है तो उसमें 66% के करीब हमारा यूथ है जो 30 एज से नीचे है या उसके बराबर है। और हम ये भी जानते हैं कि जो यूथ काम कर सकती है वो हम नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जो आप ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स काम कर सकते हैं, जो आपके पास तालीम है, जो आपके पास स्टेमिना है, वो शायद हमारे पास नहीं है। अब क्या हम अपने यूथ को सही जगह पर फिक्स कर रहे हैं? क्या हम उस तरह से अपनी जॉब्स को क्रिएट कर रहे हैं? अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, तो क्या हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं? सोर्सेज ऑफ इनकम जो आपके होते हैं, जिससे आप खर्च करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप हमेशा चाहते हैं कि आपकी यू मस्ट हैव अ लैविश लाइफ। जो एक कंट्री होते हैं उसके सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, या तो आपको एक्सपोर्ट से पैसे आते हैं, या आपको टैक्स की कलेक्शन से पैसे आते हैं, या आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पैसे आते हैं, या आपको एक्सपैट्रिएट से पैसे आते हैं। अब बात यह है कि एक्सपोर्ट्स तो हम शायद नहीं बढ़ा सके उस तरह से, उतनी FDI भी हम नहीं बढ़ा सके। एक्सपैट्रिएट्स का कहते हैं कि $2 बिलियन इस साल में ज़्यादा आ गए, लेकिन हमारी एवरेज जो है वो 19 से 20 बिलियन डॉलर्स के पास है। इससे ज़्यादा भी हम उसको नहीं बढ़ा सके। टैक्स का कलेक्शन का रेवेन्यू, येस, फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स अगर आप उसको कंपेयर करो तो हम अपने टैक्स के कलेक्शन के टारगेट हम बड़ा रखते हैं, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन पिछले साल से ज़्यादा होता है। लेकिन जो पिछले साल का रेवेन्यू कलेक्शन था वो वाज अराउंड 3828 और उससे पहले 3842 था। यानी कि पिछले साल का जो FBR का कलेक्शन के जो फिगर्स थे वो उससे पिछले साल से कम थे, यानी कि हम उस तरह से पूरा नहीं कर सके। इस साल भी हमने जो ये करंट ईयर है उसमें हमने रखा है कि हम इनिशियली जो हमने कलेक्शन का फिगर दिया वो 5,550 अरब रुपए का दिया। उसके बाद हमने उसको कट डाउन किया, 225 बिलियन के करीब हमने उसको कट किया, इसलिए कि शायद हम पूरा नहीं कर पा रहे थे या शायद हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि हुकूमतों ने चलना होता है तो उन्हें रेवेन्यू चाहिए होता है,
या तो वो रेवेन्यू की कलेक्शन से चलते हैं, जैसा कि मैंने जो सोर्सेज बताए आपको, उन सोर्सेज से चलेंगे, या अपने अखराजात को कम करके चलेंगे। अब चूंकि मुल्क है, आपने आवाम की सहूलियात को भी पूरा करना है। आवाम क्या मांगती है? आवाम तो कुछ भी नहीं मांगती है। आवाम तो सिर्फ ये कहती है कि हमें सेहत दे दें, हमें तालीम दे दें, हमें सिक्योरिटी दे दें, हमें साफ़ पानी दे दें, और जो हमारे बच्चे हैं उनको नौकरी दे दें। इससे ज़्यादा तो आवाम और कुछ भी नहीं मांगती ना। आवाम ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि आप मुझे असेंबली की सीट दे दें या आप मुझे कहीं और लगा दें। आवाम सिर्फ ये चंद चीज़ें मांगती है, और जो एक तबका है वो तो ये कहता है कि अगर मुझे नौकरी भी मिल जाए तो इज़ इनफ फॉर मी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ताकि मैं अपने बच्चों का रोज़गार पूरा कर सकूं। अब हमने क्या किया अपने साथ? क्या हमने अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाई, और जो पिछली इंडस्ट्री थी हमने उसके साथ क्या किया? हमने अपने जो भी वजूहात थी, हमारे कर्ज़े बढ़ गए, हमारे कर्ज़े क्यों बढ़े? जब अल्टीमेटली कर्ज़ा तो आपका तभी बढ़ता है जब जो आपकी पॉकेट में होता है, जब आप उससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो अल्टीमेटली आपका कर्ज़ा तब बढ़ता है। आइदर यू स्पेंड इट किसी कंस्ट्रक्टिव जगह पे करो, या आप उसको ज़ाया कर दो। अब एक थ्योरी ये है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इट इज़ वेरी गुड, येस, टू माई पर्सनल ओपिनियन आई एम प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तब तक आप मार्केट्स को नहीं मिला सकते मंडियों के साथ, तब तक आप अपने वक्त को नहीं बचा सकते। ये मोटरवेज, अंडरपासेस, मेट्रोज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सवाल ये है कि क्या कर्ज लेके बनाना ठीक है, और क्या हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन थी लगाने की? हम किसी और जगह पे भी लगा सकते थे। हमारे पास शॉर्टफॉल है बिजली का, हम वहाँ भी लगा सकते थे। हमारे पास वाटर के रिजर्वॉयर्स नहीं है, हम वहाँ भी लगा सकते थे। हम हर साल तकरीबन $2 बिलियन का पानी ज़ाया करते हैं। मैं पानी को वाइट गोल्ड कहता हूँ। हम $2 बिलियन का पानी ज़ाया करते हैं, हम उसको भी महफूज कर सकते थे। लेकिन हर गवर्नमेंट की, हर बंदे की, मेरी भी, आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। अब क्या हमने उस प्रायोरिटी लिस्ट पे सही चले या नहीं चले, और इन द लॉन्ग रन उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहले बात शुरू करते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर से। हम ये चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। हमारी एक्सपोर्ट्स फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स दे आर अराउंड $24 बिलियन। हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स $48 बिलियन के करीब हो जाएं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हमारा रुपी जो था अगेंस्ट द डॉलर, जब 115 थे स्टार्ट 2018 में, हम तो उस वक़्त कम्पीट नहीं कर पाते थे। जब हमारा 2015 में 100 रुपये के करीब $1 था, हम तो तब कम्पीट नहीं कर पाते थे। तो आज तो हमारा रुपी अगेंस्ट डॉलर 155 है, तो क्या हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकेंगे? अल्टीमेटली हमें ये भी पता है कि हम एक ज़रई मुल्क हैं, हम सनती मुल्क नहीं हैं। हमारे यहाँ पर उस तरह से सनत नहीं है, और हमें अपने रॉ मटेरियल्स, अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते। तो जब आपका रुपी डिवैल्यू हो जाएगा, तो जो आप चीज़ें मंगवाएंगे बाहर से, तो क्या आपको वो सस्ती कॉस्ट करेंगी या महंगी कॉस्ट करेंगी? अल्टीमेटली वो आपको महंगी कॉस्ट करेंगी। अब क्या हम इनोवेशन की तरफ गए हैं? जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, क्या हमने कोई नई चीज़ बनाई है? हम जो ये कहते हैं कि अराउंड 50% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स बिलोंग्स टू द टेक्सटाइल सेक्टर, क्या हमने टेक्सटाइल सेक्टर में कोई इनोवेशन की है? हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है? हम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मुझे दर्द होता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है कि हम जहाँ खड़े हैं, और मेरी ज़ाती राय में अपनी गलती को पॉइंट आउट करना इसलिए ज़रूरी होता है, और अपनी तनकीद को इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपकी गलती को नहीं बताएगा और कोई आप पे तनकीद नहीं करेगा पॉजिटिव, आप अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन
to the negatives so that you can be positive. अब क्या हमने अपने जब रुपये को डिवैल्यू कर दिया तो क्या हमारे मुल्क में हमारा जो कॉस्ट किया क्या वो उसी तरह से कॉस्ट करेगा? अब जब अगर आपके मुल्क में रॉ मटेरियल आ जाता है तो आपको अल्टीमेटली बिजली चाहिए है, आपको गैस चाहिए है। क्या आज गैस और बिजली उसी रेट पे मिल रही है जिस रेट पे पहले मिल रही थी? अब आपने और उसको महंगा कर दिया। आप टैक्स स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएं। जब आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो हम वी आर वेरी हैप्पी दीज डेज कि हमने अपने ट्रेड डेफिसिट को कम कर दिया है। वी आर वेरी हैप्पी कि हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर दिया है। बट आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। अगर हमें अपने डेफिसिट्स को कम करना था तो वी शुड हैव इंक्रीज्ड अवर एक्सपोर्ट्स। हमें इंपोर्ट को कम कर देना ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना यस इट इज़ अ रॉकेट साइंस। आपकी अगर लोकल इंडस्ट्री के पास रॉ मटेरियल नहीं होएगा तो आप चीज़ें कैसे बनाओगे? आप अपनी लोकल मार्केट की डिमांड्स को कैसे पूरा करोगे? आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? आप कैसे सरवाइव कर सकेंगे? दूसरी तरफ जब हमें ये भी पता है कि आवर बॉर्डर्स आर नॉट सिक्योर्ड, हमें जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त स्मगलिंग का भी है कि अगर आप अपने मुल्क के अंदर चलें, अगर हम ये कहते हैं कि हमने ये फॉर जनरल पब्लिक हमने अपनी चीज़ों को बनाना है, तो अगर आपकी चीज़ वही चीज़ स्मगल्ड होगी तो क्या लोकल इंडस्ट्री आपको compete कर सकेगी? लोकल इंडस्ट्री आपको compete नहीं कर सकेगी। कुछ फैक्टर्स का साइड पे होना बहुत ज़रूरी है कि हमने अगर अपनी लोकल इंडस्ट्री को चलाना है तो हमने सबसे पहले स्मगलिंग को रोकना है। मेरी ये ज़ाती राय है कि जब तक आप स्मगलिंग को नहीं रोकेंगे तब तक आपकी लोकल इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अब आ जाए हम दोबारा प्रोडक्ट्स की तरफ थे कि हम एक्सपोर्ट पे बात कर रहे थे। हमने अपनी चीज़ों को महंगा कर दिया, हमने अपनी यूटिलिटीज़ को महंगा कर दिया। हम बात कर रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट पे दुनिया खुश है, मैं खुश नहीं हूँ, हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए है। अब अगर हम अपनी इंपोर्ट्स को कम कर देंगे तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी लोकल प्रोडक्शन होगी हमने उसको भी कम किया, क्योंकि वो रॉ मटेरियल तो यहाँ पर नहीं मिलता। जब वो रॉ मटेरियल यहाँ पर नहीं मिलेगा तो इसका ये मतलब है कि हमने अपनी उस इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को कम किया है, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल मंगवाना है। यस, टू दैट इम्पैक्ट के ऐसे तमाम फिनिश गुड्स जो सब जिसको आप लग्जरी कहते हैं, जिसके बगैर गुजारा है, यस उसको ज़रूर कर्टेल करना चाहिए है। लेकिन जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा आने देना चाहिए, आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मराद देनी चाहिए। अब हमने जो अपनी डेफिसिट्स को कम किया उसमें एक सबसे बड़ी हमने जो एक काम किया वो ये किया कि हमने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया, हमने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया, हमने सेल्स टैक्स को बढ़ा दिया। अब पिछले दिनों हम एक ये बात सुन रहे थे कि 5 सेक्टर्स हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, उसमें टेक्सटाइल भी आता है, लेदर एंड गारमेंट्स भी आता है, उसमें ये वो भी आता है, सर्जिकल भी आता है, कारपेट्स भी आते हैं। अब अगर हम उसको नॉर्मल रेट पर ले आएंगे, हमने ये कहा जी कि हमने उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर ले आए हैं, हमने उन पे 17% सेल्स टैक्स कर दिया, क्योंकि रेट जो नॉर्मल सेल्स टैक्स का रेट है वो 17% है और एडिशनल 3% देना पड़ता है अगर आप अनरजिस्टर्ड को अगर आप सप्लाईज दे रहे हों तो। अब बात ये कि हमने उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर तो ले आए, लेकिन जो रिफंड्स बनते हैं क्या हम रिफंड्स उस तरह से दे रहे हैं? क्या जो इंडस्ट्री के रिफंड से रिलेटेड मसाइल हैं क्या हमने वो पूरे किए हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगे, हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा कर सकें। हमें ये भी पता है कि जो हमारा इस वक्त मार्कअप का रेट है वो इस 13.25 ये काबर का रेट है। आपको जो भी इंटरेस्ट मिलना है बैंक से वो +3-4% मिलना है। 13.25 + 3 मीन 16.25।
अगर आप 16.25 या 16.5 या 17% पे आप बैंक से पैसा लेते हैं और वो पैसा लेकर आप गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो इज़ इट फिजिबल फॉर यू? जब आपको ये कहा जाता है कि आप यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं, तो मैं शायद एक बात यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जब आप मशीनरी भी इंपोर्ट करते हैं तो आपका एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट आपका सेल्स टैक्स जो है वो विदहेल्ड कर लिया जाता है। आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो, आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट ना हो, आपने बैंक से लोन लिया, आपने इंटरेस्ट मार्कअप के ऊपर लिया और वो पैसा आपने गवर्नमेंट को दे दिया। इज़ इट फिजिबल फॉर यू? क्या आप इंडस्ट्री को इस तरह से चला सकते हैं? अब हमारी एक्सपोर्ट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पिछले कई सालों से वो $24 बिलियन के करीब है। हाँ, हमारी जो इम्पोर्ट्स थी पिछले साल देवर अराउंड $56 बिलियन। उससे पिछले जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो हमने $52 बिलियन के करीब हम ले गए। अब ये बात तो यहाँ पर हो गई कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को तो नहीं बढ़ा सके, और जब जो सूरत हाल इस वक्त हमारे करंटली चल रही हैं, जैसा हमारा रुपी डिवैल्यू है, आपके बिजली के बिल, गैस के बिल, यूटिलिटीज़ की प्राइसेस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, टैक्स के रेट्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। जबकि अगर हम दूसरे मुल्कों को देखें, इंडिया और चाइना, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो 4 से 5% के करीब है। अब हम ये भी कहते हैं कि जनाब हमारी जो 50% ऑफ द जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर के गिर्द घूमती हैं। अब टेक्सटाइल मीन्स के कॉटन के गिर्द घूमती हैं। अब हमारी जो लोकल इंडस्ट्री की जो डिमांड है, इट इज़ अराउंड 15 मिलियन बेल्स। हमें 15 मिलियन बेल चाहिए अपनी लोकल इंडस्ट्री की नीड्स को पूरा करने के लिए। पिछले कई सालों से हम 10, सवा 10, 10.5, पौने 11 मिलियन बेल्स के करीब प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस साल शायद हमने पौने 10 मिलियन बेल्स के करीब प्रोडक्शन की है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, उसके भी बहुत से नुक्ते नज़र हैं कि सीड अच्छा नहीं मिला, मौसम की ख़राबी की वजह से हो गया, फर्टिलाइजर्स अच्छे नहीं थे, पानी अच्छा नहीं मिला, शुगर केन की ने जगह वो ले ली, हमने वहाँ पर कॉटन ग्रो करनी थी, वहाँ पर हमने शुगर केन ग्रो कर ली। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हु हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट? किसने देखना है? मैंने तो नहीं देखना, मैं तो नहीं रोक सकता। मैं तो किसी भी उसको नहीं कह सकता किसान को जाकर के भाई यहाँ पर तुमने कॉटन नहीं लगानी या यहाँ पर तुमने शुगर केन नहीं लगानी। दिस इज़ नॉट माई ड्यूटी। अब अगर हमको कॉटन की 15 मिलियन बेल्स चाहिए हैं तो हमें फिर इस तरह से प्लान भी करना है कि हमें 15 मिलियन बेल्स चाहिए हैं। अब हमने क्या किया? हमने ये किया कि चूँकि हम 5 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करते हैं तो हमने उसके ऊपर सेल्स टैक्स की परसेंटेज को बढ़ा दिया। अब करंटली हमने एट द इंपोर्ट ऑफ कॉटन हमने सेल्स टैक्स को 5% से 10% कर दिया है। हम आजकल ये सुन भी रहे हैं कि हमारे टैक्स के टारगेट्स पहले से बेहतर हैं, हमारे टैक्स के टारगेट पहले से बेहतर हैं, हम पिछले साल से बेहतर काम कर रहे हैं। पिछले साल जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ था, रेट था, वो दैट वाज अराउंड 5.5%। उसके बाद हमारा जीडीपी का जो अब साल ख़त्म हुआ दैट वाज अराउंड 3.3%, और जो इस साल अब हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट होगा दैट विल बी अराउंड 2.4%। अब बहुत मज़े की बात है कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ गिर रहा है और हमारी बाकी तमाम चीज़ें बेहतर हो रही हैं। क्या इसमें कोई लिंकेज है? मुझे तो लिंकेज ज़ाती तौर पे समझ नहीं आता, लेकिन हो सकता है इसमें कोई लिंकेज हो। समझने वालों की समझ मेरी समझ से बहुत बेहतर हो कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ कम हो रहा है। एंड व्हाट इज़ जीडीपी? The goods and services produced in a country within a year is GDP, Gross Domestic Product. अब हमारे मुल्क में हम सबको पता है कि हमारे मुल्क में सनत बंद हो रही है। हम सबको पता है कि हमारे मुल्क में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो रोज़गार थे वो ख़त्म हो रहे हैं। हम सबको पता है कि हमारे मुल्क में जो इन्फ्लेशन है पिछले 1-2 साल पहले 6 to 7% थी। करंटली हमारे मुल्क की इन्फ्लेशन 13% है। इन्फ्लेशन महंगाई होती है कि हमारे मुल्क की जो महंगाई है वो तकरीबन डबल हो चुकी है। अब हमारे ये तमाम जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो तमाम इंडिकेटर्स नेगेटिव हैं,
लेकिन हम फिर बहुत खुश हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको हमने बेहतर कर लिया है। अभी भी जो 6 महीने की फिगर्स आई हैं एक्सपोर्ट्स की, उसमें कोई बहुत खातिर खा इजाफा नहीं है एक्सपोर्ट्स में, लेकिन इंपोर्ट्स में यस कमी है। लेकिन वो मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट्स की जो कमी हुई है उसमें वो इस वजह से हुई है क्योंकि हमने जो रेट्स हैं, एक तो इन्फ्लेशन की वजह से भी हुई है, हमारी डिवेल्यूएशन की वजह से भी हुई है, हमने रेट्स को बढ़ा दिया है, हमने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया है, हमने कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया है। इस वजह से वो हमारी तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब एक सोर्स ऑफ इनकम जो गवर्नमेंट का होता है वो तो था एक्सपोर्ट्स। अब अगर हम एफडीआई को देख लें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैं ज़ाती तौर पे मेरा और आपका इख्तलाफ हो सकता है कहीं भी ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं एक गिलास को खाली हो सकता है देखूं, आप उसको भरा हुआ देखें, या मैं भरा हुआ देखूं आप उसको खाली देखें, बात तो एक ही है, लेकिन परसेप्शन का फ़र्क है। मैं ज़ाती तौर पे एफडीआई के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट हमारी होनी चाहिए, हमारा मुल्क है, हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हमारा पैसा यहाँ पर लगना चाहिए। कोई क्यों यहाँ पर आकर पैसा लगाए। और जब आपके मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो फिर अपना नफ़ा बाइट ले जाता है, वो आपके मुल्क के अंदर अपने नफ़े को नहीं रखता। मेरी ज़ाती राय में हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, चाहे वो एक्सपेट्रिएट्स करें, चाहे वो हम करें। अब फिर एक और सवाल यहाँ उठता है कि हमारे जो लोकल इन्वेस्टर है वो तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। मैनी रीज़न्स, बहुत से रीज़न्स हैं। आपका टैक्स कल्चर ऐसा है कि उस कल्चर की वजह से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी हैं उनको बेशुमार मसाइल हैं, उनको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट से उनके वास्ते रहते हैं, EOBI से, सोशल सिक्योरिटी से, एजुकेशन सेस से, लेबर से, FBR से, PRA से। फिर कवानीन ऐसे हैं कि शायद हम बार बार ये बात करते हैं कि हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात करनी है, हमने फैसिलिटेशन की बात करनी है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुत खुश हैं कि हमने इंटरनेशनल रैंकिंग में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की जो रैंकिंग है हमारी वो बेहतर हो गई है पहले से। लेकिन शायद मुझे नहीं पता कि हमारे ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई, लेकिन इंटरनेशनल रैंकिंग पे ज़रूर आ गई है। अब उस वजह से यहाँ पर बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और हमारी बिकॉज ऑफ सम पॉलिसीज़ हमारी यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स फ्लाई भी कर गई हैं। आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश भी जा चुकी है, आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट श्रीलंका भी जा चुकी है। अब FDI भी हमारे मुल्क में कोई बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। हम एक्सपेट्रिएट्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने पैसा भेजना है आपके मुल्क के अंदर। पिछले कई सालों से एवरेज हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स की है वो इज़ अराउंड $20 बिलियन, वो तकरीबन $20 बिलियन के करीब भेजते हैं। इस साल जो साल क्लोज़ हुआ है या होगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बेहतर होगा। अब उसमें जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स का सबसे बड़ा जो उसमें चार्म होता था, वो इन्वेस्टमेंट करते थे रियल एस्टेट के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट करते थे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। अब हमने कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बना दी कि हमने उस चार्म को ख़त्म कर दिया। हमने ये कहा, और एक और बात बताता चलूँ आपको, कि जब आपके मुल्क में कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, आपका रियल एस्टेट का सेक्टर चलता है, तो आपकी तमाम इकॉनमी मूव करती है। आप थोड़ा सा घुमा कर देखें अपने जहन को, जब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाना शुरू कर देते हैं, तमाम इंडस्ट्रीज़ चलनी शुरू हो जाती हैं। आप इस कमरे की मिसाल ले लें, आप इस कमरे में बेशुमार चीज़ें देखेंगे। अगर आप नए घर बनाएंगे तो अल्टीमेटली आपको नई चीज़ें चाहिए होंगी। आपको कुर्सी भी चाहिए, कुर्सी का कपड़ा भी चाहिए, आपको पेंट भी चाहिए, आपको ब्रिक्स भी चाहिए, आपको पंखा भी चाहिए, आपको लाइट भी चाहिए। अब जब आप इस सेक्टर को चलाते हैं तो आपकी तकरीबन 125 से 150 इंडस्ट्री चलती है। हमें उस 125 से 150 इंडस्ट्री को चलाना चाहिए है, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने ये कहा कि आप अगर एक घर बनाएंगे तो आप उसको 4 साल से पहले नहीं बेच सकते, और अगर आप प्रॉपर्टी में ज़मीन का लेन देन करेंगे तो आप 8 साल से पहले वो नहीं बेच सकते। अगर आप बेचेंगे तो जो आपका गेन होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
आप देखें, हम जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रायोरिटीज़ होती हैं। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है कि हमें पैसा चाहिए है। हमने IMF के पास जाकर $6 बिलियन लिए, उनकी शराइत पे लिए। हमने UAE से $3 बिलियन लिया, हमने सऊदी अरब से $3 बिलियन लिया, हमने सऊदी अरब से $3 बिलियन डेफर्ड पेमेंट्स के अगेंस्ट लिया। तो क्यों नहीं हम ये पैसा अपने लोगों से ले लेते? क्या हमारे लोग पैसा नहीं देंगे? क्या हमें अपने लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? कहाँ डेफिसिट है? क्यों लोग पैसा नहीं देंगे? अब चूंकि बात ये हुई कि हमने कहा कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से बाहर निकल गई, रियल एस्टेट सेक्टर को हमने बिठा दिया। जब हमने रियल एस्टेट सेक्टर को बिठाया तो हमारी इकॉनमी भी रुक गई। दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है कि अगर हमने इस सेक्टर को ना बिठाया होता तो शायद हमारी इकॉनमी इस वक्त इस बुरी तरह से ना बैठी होती। जब अल्टीमेटली घर बनते हैं तो मज़दूरों को मजदूरी मिलती है, आपके राज होते हैं, आपकी तमाम इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, लेबर होती है, चीज़ें आपकी आगे पीछे जाती हैं, चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हाउएवर हमने जब सेक्टर को बिठाया, और इस सेक्टर को बिठाने में जो एक वजह ये थी कि शायद ये पैसा जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हम बार बार ये बात करते हैं कि हमारे लोग टैक्स नहीं देते हैं, हम बार बार ये बात करते हैं कि हमारे लोग रिटर्नों को फाइल नहीं करते हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे लोग डॉक्यूमेंटेड नहीं होते। अब पिछले साल हमारी जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल हुई थी देवर अराउंड 1.8 मिलियन। पिछले साल हमारी 2.7 मिलियन के करीब हुई, अभी तक 2.4 मिलियन के करीब हुई हैं, और हमारा इस साल का टारगेट 3.3 मिलियन का है। टैक्स तो सारे देते हैं, हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, बिजली पे भी देते हैं, गैस पे भी देते हैं, पेट्रोल पे भी देते हैं, हर चीज़ पे हम टैक्स देते हैं। लेकिन हम लोगों में एक कमी ज़रूर है कि हम रिटर्न को फाइल नहीं करते। हमें रिटर्न को फाइल करना चाहिए। और अब जो कवानीन बन गए हैं, अगर आप रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे तो आपको वो एक बेनिफिट्स नहीं, क्योंकि कवानीन इतने सख्त हो गए हैं कि आप बहुत से कवानीन को आप नहीं ले फ़ायदों को आप नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट ये चेंज कर दिया है कि अ पर्सन हु इज़ ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट और नॉट अपेयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, अब ये नहीं है कि आप फाइलर हैं या आप फाइलर नहीं हैं। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, और जो नॉन फाइलर है उसके लिए जो विदहोल्डिंग के रेट्स हैं उसको तकरीबन डबल कर दिया गया है। अगर एक फाइलर 4% टैक्स कटवाएगा तो एक जो नॉन फाइलर होगा वो 8% कटवाएगा। अगर एक फाइलर गाड़ी के सालाना टोकन के ऊपर 5,000 रुपया देगा तो एक ऐसा पर्सन जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर नहीं आ रहा होगा वो 10,000 रुपया देगा। अगर हम कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसकी रिटर्न को ज़रूर फाइल करें। लेकिन लोग रिटर्न को क्यों फाइल नहीं करते? बहुत से मसाइल हैं। आप ये कहते हैं कि जब आप टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं तो अल्टीमेटली नोटिस भी आपको आएगा, ऑडिट भी आपका होएगा, पेनल्टीज़ भी आपके लिए होंगी, इंक्वायरीज़ भी आपके लिए होंगी, स्टेटमेंट्स भी आपको ही जमा करानी होंगी। लेकिन वो शख्स जो रिटर्न को नहीं फाइल करता उसके लिए मसाइल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं फिर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे ये कहूँगा कि वी शुड रिटर्न अ फाइल। पहले था कि आप रिटर्न को फाइल किए बगैर आप चल सकते थे, लेकिन अब जो हालात हो गए हैं आप रिटर्न को फाइल किए बगैर नहीं चल सकते। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी 2.4 मिलियन के करीब हमारी रिटर्न्स फाइल हो गई हैं। अब इसमें भी कुछ ऐसे इशू हैं कि ऐसा शख्स जो रिटर्न फाइल करता है ज़रूरी नहीं है कि उसने टैक्स भी पे करना है, आप नील के रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। और जब आप कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी उस एक्सपेंस की जस्टिफिकेशन के लिए आपके पास वाइड सोर्स होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या आप कोई और सेल एंड परचेज़ का काम करते हैं, तो हम जो एक बात बार बार ये कहते थे कि शायद गवर्नमेंट के इल्म में नहीं है, गवर्नमेंट के इल्म में अब सारा कुछ है। आप अपने पोर्टल्स को चेक करिए जाकर, गवर्नमेंट ने FBR की वेबसाइट के ऊपर, IRS की वेबसाइट के ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन हर शख्स से रिलेटेड दे रखी है। इसलिए अगर आप किसी का ये कोई मिसकंसेप्शन है कि शायद आपकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है,
तो हमारी शायद गलतफहमी है यहाँ पर। हमारी हर इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, और आज तो शायद गवर्नमेंट हमें बार बार ये कहती है कि हम अपनी टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। 2 साल के बाद हम इस जगह पर आ जाएंगे कि ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा कि हम अपनी टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। अगर आपने ट्रैवलिंग की है, अगर आपने 2.5-3 लाख रुपए का टिकट लिया है, तो क्या आपके पास आपके वाइट सोर्स में वो पैसा था? क्या आपने वो पैसा शो किया? आपने क्या वो रिटर्न में डाला कि मैंने इनकम कमाई और मैंने उसके बाद ये एक एक्सपेंस किया? हम नॉर्मली ऐसी बातों को इग्नोर कर जाते हैं, जो कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए।